हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करें दोस्तों, आपके नए पेपर में जो आपका पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, इसमें हम आपको चर्चा करेंगे जो प्रश्न हमने आपको पढ़ाया था उसमें से क्या प्रश्न फंसे थे या नहीं फंसे थे, वो आपको यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। इसमें से हमने आपको 3 मॉडल पेपर सॉल्व कराया था, जिसमें से आपको सारे प्रश्न और 4 से 5 हमने आपको लॉन्ग आंसर भी सॉल्व कराए थे, जिससे कि आपके पेपर में कितना आपके पेपर में पूछा गया था क्या नहीं पूछा गया था वो आप यहाँ पे एक बार एक दृष्टि से देखेंगे। इसमें आपका और ये भी ज्ञात हो जाएगा कि आपको प्रश्न किस तरीके से पेपर में पूछा गया था और पेपर किस तरीके से आया था। तो ये सारे जानकारी आपको यहाँ पे हम सारा एक एक पॉइंट करें, और आने वाले जो छात्र थर्ड सेमेस्टर में आएंगे उनके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में भी, जिससे कि आपके पेपर में बड़ा ही शांत स्वभाव से आप कर सकेंगे और अच्छे से आप लोग फिर से तैयारी कर सकते हैं। तो क्या आपका पेपर किस तरीके से आया था, आपका पेपर कैसे बनाया गया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में आपको कुछ चीज़ें ये आपको ज्ञात हो जाएंगी कि पेपर में किस तरीके से प्रश्न आए थे और हमारे पेपर में किस तरीके से प्रश्न आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही डिवाइडेशन कर लेंगे और तैयारी भी कर लेंगे कैसे हमें करना होगा। तो पेपर आपको यहाँ पे इस वजह से सॉल्व करा रहे हैं, जिनका पेपर हो गया है उनके लिए भी लाभदायक होगा और जिनका आने वाला होगा उनके लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें से दो चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी कि हमारे पढ़ाने से आपको कितना रिलीफ मिलता है, कितना आपके पेपर में पूछा जाता है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हम बताएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाइए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और एक दूसरे को भी वीडियो को शेयर करते रहिए, जो आपके पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये क्लास जो होगी वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। यहाँ पे आपको दिया गया है कि बीए सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। एग्जामिनेशन आपका दिया गया है 2022-23 का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मेजर और माइनस का आपका सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें पॉलिटिकल साइंस है। पेपर कोड आपको पता ही है कि आपको कैसे, वहाँ पे हमने इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया था सारा चीज़। इसमें आपका आता है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। तो इस तरीके से आपका पेपर दिया जाएगा और पेपर में आपका किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका निर्देश क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। टाइम आपको 2 घंटे दिया जाएगा, टाइम 2 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 यानी कि 75 नंबर का होगा। नोट अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, यानी कि जैसा आपका खंड कह रहा है वैसे आप करेंगे। सेक्शन यानी कि खंड आ से आपको कितने प्रश्न करने हैं। नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड, यानी कि सारे प्रश्न आपको यहाँ पे करने हैं। और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है, जो आपका निर्धारित किया गया है। 3 अंक का एक प्रश्न होगा। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि फर्स्ट है कि एक्सप्लेन द मेन स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख सोपानों के व्याख्या कीजिए। यानी कि जो प्रमुख सोपान है, यानी कि लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में जो प्रमुख सोपान हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको लिखना था। तो ये प्रश्न भी हमने आपको बताया था, मॉडल पेपर में भी सॉल्व कराया था, जो आने वाले पेपर में आपके इस पे में पूछा गया है। उसके बाद फिर आपका आता है दूसरा प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न में हमने आपको उसके प्रमुख सोपान हैं उसके बारे में बताया था, और भारत में जो लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया है वो किस तरीके से हुई थी, इसके प्रमुख सोपान क्या थे, वो आपको यहाँ पे यानी कि मॉडल पेपर में सॉल्व कराया था। उसके बाद फिर आपका आता है डिस्कस द मेन यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, यानी कि भारत की संघीय व्यवस्था के प्रमुख एकात्मक लक्षणों की विवेचना कीजिए। ये हमने आपको सेक्शन सी के प्रश्नों में बताया था, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था। इसमें हमने आपको दोनों प्रश्न, एक यानी कि एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, भारतीय संघीय व्यवस्था, भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसके जो प्रमुख एकात्मक लक्षण है, उसके यानी कि एकात्मक लक्षण क्यों कहा जाता है, उसके बारे में हमने आपको बताया था। फिर थर्ड प्रश्न आता है, आपके पेपर में आया था कि व्हाट डू यू मीन बाई कोलिशन गवर्नमेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, गठबंधन सरकार के लक्षण क्या है, इसको भी यानी गठबंधन किस तरीके से होता है,
और गठबंधन सरकार के लक्षण क्या क्या दिए गए हैं उसको भी यहाँ पे आपको लिखना था। गठबंधन सरकार हमने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में कि गठबंधन किस तरीके से होते हैं। और गठबंधन सरकार की जो लक्षण है, लक्षण के बारे में बताया था कि किस तरीके से वो एक दूसरे के सापेक्ष कार्य कर सकते हैं और एक दूसरे के प्रति वो किस तरीके से अपना सारा जितने भी मत होते हैं वो एक सरकार दूसरे सरकार को किस तरीके से आगे बढ़ा सकती है। तो ये गठबंधन के बारे में हमने आपको वहाँ पे बता दिया था सारे प्रश्न। फिर आता है 4th नंबर कि व्हाट आर द फीचर ऑफ द रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय दलों के लक्षण क्या हैं। क्षेत्रीय दल के बारे में हमने आपको बताया था। प्रश्न आपका क्षेत्रीय दल में कुछ इस तरीके से कि राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय दलों के नाम बताइए। तो ये क्षेत्रीय दल, इसमें भी आपको हमने अलग से बताया था कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। या फिर आपका प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि दल पद्धति के गुण दोष बताइए, या राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल के प्रमुख महत्व या एवं कार्यों को बताइए। तो ये आप कहते हैं क्षेत्रीय दल, इसके अंतर्गत क्षेत्रीय दल यानी कि राजनीति में आपका क्षेत्रीय दल आ जाते हैं। और जो गठबंधन सरकार होती है उसमें दल बदल के बारे में आ जाता है, दल बदल किसे कहते हैं, या दल बदल के बारे में आप कहते हैं कि जो गठबंधन करते हैं वो के एक दूसरे से दूसरे सरकार में किस तरीके से आता है, गठबंधन कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको अलग से एक वीडियो बनाया था जिसमें आपका मॉडल पेपर में सारी चीज़ें प्रश्न बता दिया था। फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न आपका कि व्हाट आर द फीचर रीजनल पार्टीज़, कि क्षेत्रीय दलों के लक्षण हैं। इसमें आपको बताया दिया था। 5वां प्रश्न था कि एक्सप्लेन्स द कंपोजिशन एंड फंक्शन द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, यानी कि जिला नियोजन समिति के गठन एवं कार्य की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपको हमने नहीं बताया था क्योंकि इसमें आपके प्रश्न नहीं हुआ था, इस वजह से कुछ प्रश्न नहीं हो पाए थे आपके पेपर में। तो कुछ इसमें से आपका ये प्रश्न नहीं होता। ये प्रश्न हम आपको एक बार फिर से बता देंगे। जिला नियोजन समिति क्या है, इसका गठन क्या है, कार्य क्या है। तो ये अलग से हमने आपको एक वीडियो बना देंगे, उसमें आपको पढ़ने में आसानी होगी और अच्छे से आपको जो भी प्रश्न नहीं पूछा गया है वो आपको हम बताते रहेंगे और अच्छे से आपको सारी चीज़ें के पॉइंट समझाते भी रहेंगे। उसके बाद फिर आपका आया था छठा प्रश्न की 6 नंबर था कि मेंशन द मीन्स ऑफ सम इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राजनीतिक कुछ संस्थात्मक दबाव समूहों के नाम बताए। जो राजनीतिक जो कुछ संस्था थी भारतीय राजनीति के जो दबाव समूह में हैं, दबाव समूह के राजनीतिक संस्थापक के नाम बताए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये भी। आपको ये भी प्रश्न था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा गया था। ये भी प्रश्न हमने आपको पेपर में बताया था। तो ये एक प्रश्न हमने आपको सारा चीज़ करके बताया था जो आपके पेपर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। 8वां प्रश्न आया था कि कैरीफाई द डिफ़िकल्टीज ऑफ द स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर, यानी कि मतदान व्यवहार के अध्ययन की कठिनाइयाँ स्पष्ट कीजिए। यह भी प्रश्न हमने आपको बताया था। ऐसा नहीं था कि ये आपको नहीं था कि जो मतदान व्यवहार है उसको किस तरीके से करते हैं। जो हमारे चुनाव जब होता है, यानी कि चुनाव के जो किसी भी पार्टी के जब चुनाव करवाते हैं तो उनके किस तरीके से व्यवहार होते हैं, बाद में कठिनाइयाँ क्या आती हैं, यानी कि जो मतदान करता है उनकी कठिनाइयाँ क्या है, उसको यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखना था। ये भी प्रश्न हमने आपको बताया था। तो इसमें से आपको हमने एक प्रश्न छोड़ के सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न आपका 8th नंबर था कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द कास्ट इंडिया, यानी कि ये जाति प्रभाव की व्याख्या कीजिए। भारत में जाति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए भारतीय राजनीति में। तो हर पॉलिटिकल व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते थे कि भारत में अगर भारतीय राजनीति करते हैं तो वो जाति प्रभाव का सबसे पहले क्या करते हैं, नाम लेते हैं और इसी प्रभाव के वजह से चुनाव लड़ते हैं। तो ये भी इसके बारे में लिखना है कि जाति प्रभाव से के बारे में कि भारतीय राजनीति में कि जाति प्रभाव क्या है, कैसे है, भारतीय की जाति व्यवस्था में भारतीय राजनीति किस प्रकार प्रभाव डाल रही है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। यहाँ पे प्रश्न आपका आया था कि भारत में भारतीय राजनीति में जाति प्रभाव में हमने आपको सेक्शन सी यानी कि लॉन्ग आंसर में बताया था। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट वर्ड की राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ तारकुंडे कमेटी, यानी कि तारकुंडे समिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दी है तारकुंडे के बारे में। यह भी प्रश्न हमने आपको एक वीडियो में बता दिया था, यानी कि वीडियो में जो हमने कई वीडियो बनाए हैं आपके,
तो हर एक वीडियो में हमने आपको अलग अलग तरीके से प्रश्न बताया था, जो पेपर में आपके लिए सारे प्रश्न हम आपको एक एक करके बताए थे। इसमें से सारे प्रश्न आपके पूछे गए, केवल एक प्रश्न छोड़ के। तारकुंडे भी हमने आपको बताए थे कि तारकुंडे समिति कौन सी थी। फिर आपका आता है नेक्स्ट को प्रश्न, 9th नंबर था। 9th नंबर प्रश्न है आपका कि राइट ए शॉर्ट नोट, ये आपको बताया गया तारकुंडे वाला। फिर आता है 10th प्रश्न कि राइट ए मेन प्रोविज़न ऑफ 52 कॉन्स्टिट्यूशन की 52वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यानी कि 52वें संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन में इसके प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे उसको यहाँ पे आपको लिखना है। यानी कि 3 या 4 प्रावधान दिए गए थे जो मुख्य रूप से आपको यहाँ पे लिखना था। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था, और आने वाले जो प्रश्न है उसको भी हमने आपको एक एक करके बताया था। यानी कि 52वां संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के बारे में बताया था। उसके बाद फिर आपका आता है पंचायती राज व्यवस्था भी बताया था हमने, 1919, 1958 और 1909 की जो अधिनियम थे भारतीय परिषद। तो ये सारे प्रश्न हमने आपको एक एक करके बता दिया था। उसके बाद में फिर आपका आता है खंडवा। खंडवा यानी सेक्शन बी में आपको यहाँ पे नोट जाएगा कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड। यानी कि यहाँ पे यानी कि 150 शब्दों में लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 5 नंबर का एक प्रश्न होगा, 6 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपका कि राइट एन एस्से ऑन द पॉलिटिकल प्रेसिडेंट रूल इन यूपी। यानी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की राजनीति पर एक निबंध लिखिए। यानी कि उत्तर प्रदेश में जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो इसमें राजनीति के एक निबंध लिखिए। निबंध इसमें यहाँ पे लिखना था आपको। तो ये भी हमने आपको बताया था कि कब कब आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उत्तर प्रदेश में कब लगा था। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन है उसमें एक राजनीति में एक निबंध लिखना था। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर था कि एग्जामिनी ऑफ द रीजन ऑफ करप्शन इन इंडिया एडमिशन, कि भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारणों का परीक्षण कीजिए। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी हमने आपको बताया था। और ये प्रश्न हमने आपको तब बताया था जब आपका दूसरा मॉडल पेपर सॉल्व कराया था, या 3rd नंबर आपको सॉल्व कराया था पेपर। उसमें आपका जो प्रश्न दिया गया था भारत में चुनाव सुधारों से संयुक्त था। उसके बाद फिर दर प्रणाली के बारे में बताया था उस समय प्रश्न हमने आपको। और आपका जो प्रश्न दिया गया था भारतीय शासन में भ्रष्टाचार के बारे में, वो आपको भ्रष्टाचार के जो प्रश्न बताया था हमने आपको, वो राष्ट्र निर्माण के जातीयता की भावना में एक चुनौती बनी हुई है। वो प्रश्न हमने आपको इस तरीके से बताया था। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, चौथा नंबर। यहाँ पे 4 नंबर दिया गया है कि डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ सचार कमेटी, यानी कि सच्चर कमेटी, सच्चर समिति की प्रमुख अनुशंसाओं का विवेचन कीजिए। सॉरी माफ़ करिएगा, ये प्रश्न हमने आपको नहीं बताया था, और ये प्रश्न मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। सच्चर समिति क्या है, इसकी प्रमुख अनुशंसा क्या है, इनकी मानवता क्या थी, इनके रोल क्या थे, गुण क्या थे, दोष क्या था, सारा चीज़ मैं आपको इसमें सच्चर समिति के बारे में एक एक करके हम आपको बता देंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से आपको सारे प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न हमने आपको, ऐसा नहीं था कि सारे के सारे आपको पेपर में मिल जाएंगे, मॉडल पेपर जो सॉल्व कराएंगे, लेकिन 98% आपके पेपर में जो हमने वीडियो में आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराया है वो 98% आपके पेपर में पूछा गया है प्रश्न, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया है। और फिर आता है 5 नंबर कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिलीजियन इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राज्य में क्षेत्रवाद की भूमिका की भी व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न हमने आपको बताया है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया दोस्तों। इसमें आपको यहाँ पे क्षेत्रवाद की जो वाद विवाद है कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी हमने आपको बताया था। जो क्षेत्रवाद है उसमें आपको ये सारे प्रश्न यहाँ पे हमने आपको बताया था। भारत में क्षेत्रीयतावाद की भावनाएं क्यों बढ़ रही हैं, इस तरीके से प्रश्न था जो आपको पेपर में हमने बताया। चाहे आप यहाँ पे भूमिका हो जाएगी, भारतीय राज्य में क्षेत्रीयतावाद के बारे में आप लिखेंगे या क्षेत्रवाद कहेंगे, तो बात एक ही है, आपको प्रश्न केवल देखना है और इसके जो गुण है उसको आपको यहाँ पे देखना होगा। भारत में विभिन्न राज्य में प्रभाव जो क्षेत्रीय दल है उसके नाम आपको यहाँ पे हमने पहले प्रश्न में बता ही दिया था। छठा प्रश्न आया है कि एनालिसिस द पॉलिटिकल प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लैंग्वेज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कि भारत में राजनीतिक
भारत की राजनीति भाषा से जुड़ी राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। तो शायद हमने आपको ये भी प्रश्न आपको बताया ही था। इसमें से जो भी प्रश्न आपको हमने नहीं बता पाया वो आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा है कि हम आपको ये प्रश्न बताया था। बट आपको एक एक प्रश्न सारा लेकिन नहीं बताया था। संघ और प्रादेशिक राजभाषा में संबंधित आयोगों का गठन पर प्रकाश कीजिए, ये भी प्रश्न था। और राष्ट्र निर्माण में भाषा से जुड़ी राजनीतिक समस्याओं का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न हमने आपको बताया था। यानी कि जो राष्ट्र निर्माण या भाषा से जुड़ी राजनीतिक समस्याओं का वर्णन कीजिए, हमने ये भी आपको प्रश्न जरूर बताया था, ऐसा नहीं कि नहीं बताया था, ये प्रश्न हमने आपको बताया था, याद है मेरे को। फिर आता है 7वां नंबर, 8वां नंबर, हाँ 7वां नंबर की मेंशंस द मेन बेस ऑफ द क्लास डिवीज़न इन इंडिया, यानी कि भारत में वर्ग विभाजन निर्धारण, जिसे हम कहते हैं अल्पसंख्यक या शहरी निकाय, और या फिर हम बोलेंगे दल। तो इसमें हमने आपको वर्ग विभाजन के बारे में बताया था। उसमें मुख्य आधार कौन कौन से थे, उसमें सामाजिक राजनीतिक परिणाम क्या थे, उसमें हमारा विशेषताएं क्या थे, उसमें गुण क्या थे, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे आपको बताया था। 8वां नंबर था डिस्कस द मेन प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू द वोमेन इम्पावरमेंट ऑफ एट प्रेजेंट इन इंडिया, कि भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में संचालित प्रमुख कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए, कि महिला सशक्तिकरण के लिए। यानी यहाँ पे हमने इस तरीके से प्रश्न आपको बताया था कि महिलाओं की प्रगति के लिए विश्व महिला सम्मेलन के योगदान पर प्रकाश डालिए। आपको इस तरीके से प्रश्न हमने आपको महिलाओं के बारे में बताया था। फिर कहते हैं आप महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालिए, महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालिए। तो इस तरीके से आपको प्रश्न वहाँ पे हमने बताया था। और महिला सशक्तिकरण में हम आपको कुछ यहाँ पे कुछ नए, यहाँ पे हम नारीवाद वगैरह सारा चीज़, इसमें हम आपको सारा चीज़ बताया था। इसमें हमने आपको उदार नारीवाद और उग्र नारीवाद के बारे में भी बताया था। तो इस तरीके से हमने आपको सारी चीज़ बताया था। उसका फिर नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन सी, खंड सा, नोट अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड्स, यानी कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 10.5 यानी कि 10.5 नंबर का एक प्रश्न होगा, और आपका दोनों प्रश्न का 21 नंबर का होगा। इसमें आपका होगा कि निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में होना चाहिए। इसमें लिखा कि पहला प्रश्न था कि एक्सप्लेन सेक्युलरिज्म एग्जामिनी द प्रॉब्लम एंड चैलेंज ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, यानी कहा जाता है कि पंथ निरपेक्षता और राजनीति की अंतःक्रिया पर एक निबंध लिखिए। तो ये भी प्रश्न हमने आपको बताया था, पंथ निरपेक्षता के बारे में और राजनीति में अंतःक्रिया के बारे में भी हमने आपको वीडियो में बताया था। तो दोनों आपके अलग अलग प्रश्न थे, यानी कि भारत में पंथ निरपेक्षता और भारतीय पंथ निरपेक्षता की समक्ष समस्याओं और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। तो ये पंथ निरपेक्षता के बारे में हमने धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के अलग अलग वीडियो में हमने आपको बताया था। फिर आता है आपका 10वां प्रश्न था कि राइट एनी एस्से इंस्ट्रक्शन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में धर्म और राजनीति में अंतःक्रिया पर एक निबंध लिखिए। यानी कि भारत में जब चुनाव होता है तो किस तरीके से धर्म और भाषा में राजनीति का प्रयोग करते हैं, इसके अंतःक्रिया के बारे में यहाँ पे आपको इसके अंदर के सारे गुण को आपको बताया। इसमें गुण क्या थे, गुण क्या है, दोष क्या है, इसकी विशेषता क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना होगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न आपका 11वां नंबर है कि डिस्कस द पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन एंड एकमेंडेशन इन नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पूर्वोत्तर में अलगाव एवं समायोजन की राजनीति की विवेचना कीजिए। तो ये प्रश्न हमने आपको नहीं पढ़ा पाया था, तो ये भी आपको मैं अलग से वीडियो बना देंगे। ये प्रश्न आपके पेपर में दिया भी गया है और ये मैं आपको सारा चीज़ बता भी दूंगा। उसमें फिर आपका आता है 12वां प्रश्न है कि डिस्क्राइब द एंड एबिल्यूटेड द सजेशन गिव इन द रिफॉर्म्स इन इंडिया इलेक्शन सिस्टम, है कि भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार हेतु किए गए सुझाव का वर्णन एवं मूल्यांकन कीजिए। तो ये भी हमने आपको प्रश्न बताया कि निर्वाचन आयोग का संरचना एवं कार्यों से भी रिलेटेड था, और भारत में जो
मतदान व्यवहार है और चुनावी राजनीति का वर्णन है, उसके बारे में भी हमने आपको यहाँ पे बताया था। तो इस तरीके से हमने आपको सारे प्रश्न एक एक करके बता दिया था। और जो भी आपको 2 प्रश्न ऐसा नहीं है, इसमें भी आपको केवल 2 प्रश्न नहीं बता पाया था, बाकी सबने आपको सारे प्रश्न एक एक करके बता ही दिया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक रहेगा, और अगली वीडियो तक में आपको हम जो भी प्रश्न आपके छूट गए हैं वो सारे एक एक करके हम बता देंगे। और दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग के साथ एक बार फिर से उपस्थित होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चैनल में आप लोग नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे को वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।